नमस्कार बच्चों, 12th आर्ट्स की ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे हमारे नए पाठ 9 जिसका नाम है द्वितीयक व्यवसाय। देखिए, इससे पहले हमने 8वें पाठ में प्राथमिक व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं के बारे में पढ़ा और उन क्रियाओं के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे द्वितीयक व्यवसाय के बारे में। चूंकि सामान्य अर्थ हम पढ़ चुके हैं कि द्वितीयक व्यवसाय में प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त जो भी उत्पाद है उनका रूप परिवर्तित करके यंत्रों के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से उन्हें नए रूप में ढाला जाता है। तो आइए बात करें द्वितीयक व्यवसाय के अर्थ के बारे में। ऐसी क्रियाएं जिनमें प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत कर उनका रूप बदलकर उन्हें जीवन यापन के लिए अधिक उपयोगी बनाया जाता है। यानी वो समस्त ऐसी आर्थिक क्रियाएं जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत किया जाता है। परिष्कृत का अर्थ होता है रूप बदलना, सजाना, संवारना, उसमें निखार लाना। ये सारी की सारी क्रियाएं जो है उनको एक शब्द में कहा जाता है परिष्कृत। तो ऐसी आर्थिक क्रियाएं जिनमें प्राकृतिक संसाधनों से जो भी वस्तुएं प्राप्त होती है उनका रूप परिष्कृत किया जाता है, उनका रूप बदल दिया जाता है और उन्हें जीवन यापन के लिए अधिक उपयोगी बनाया जाता है, वो सारी की सारी आर्थिक क्रियाएं द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। मनुष्य को इस पृथ्वी पर बहुत सारे आर्थिक संसाधन प्राप्त है जो प्रकृति से मिलते हैं। वो प्रकृति से मिलने वाले संसाधन मानव के लिए अति उपयोगी होते हैं। क्योंकि मानव प्राथमिक क्रियाओं के तहत उनका सीधा उपयोग करता है, लेकिन उनका रूप बदलकर जब उसका उपयोग किया जाता है वो द्वितीयक व्यवसाय के तहत पढ़ा जाता है। इन द्वितीयक व्यवसाय की क्रियाओं के माध्यम से जितने भी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले उत्पाद है उन सभी का मूल्य बढ़ जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि द्वितीयक व्यवसाय से प्राथमिक व्यवसाय के द्वारा जितने भी उत्पाद प्राप्त होते हैं उन सभी उत्पादों का मूल्य बढ़ जाता है। मूल्य बढ़ जाता है अर्थात प्राकृतिक संसाधनों के मूल्य में बढ़ोतरी करने के लिए ये द्वितीयक व्यवसाय बहुत उपयोगी है। आप जैसे उदाहरण के रूप में चर्चा करें तो हम किसी पेड़ से लकड़ी प्राप्त करते हैं, उसका मूल्य उतना नहीं होगा जितना कि उस लकड़ी से बनने वाले कागज का या फिर उस लकड़ी से बनने वाले फर्नीचर का मूल्य होगा। तो प्राकृतिक संसाधन जितने भी हमें प्राप्त हुए हैं उनका द्वितीयक व्यवसाय के कारण मूल्य परिवर्तित हो जाता है, मूल्य बढ़ जाता है। आइए बात करें प्रमुख द्वितीयक व्यवसाय के बारे में कि प्रमुख रूप से कौन कौन से ऐसे द्वितीयक व्यवसाय हैं जिनके बारे में हम इस किताब में अथवा इस पाठ में पढ़ेंगे। तो 10 श्रेणियां हैं। नंबर 1 इंजीनियरिंग उद्योग, नंबर 2 निर्माण उद्योग, नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, चौथा रासायनिक उद्योग, 5वां शक्ति के उद्योग, छठा वस्त्र उद्योग, 7वां भोजन व पेय पदार्थ उद्योग, 8वां धातु कर्म उद्योग, 9वां प्लास्टिक उद्योग और 10वां परिवहन व संचार उद्योग। ये क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं को हम द्वितीयक व्यवसाय के तहत पढ़ेंगे और एक एक के ऊपर चर्चा करेंगे। आइए आगे बात करते हैं। देखिए, ये जो द्वितीयक व्यवसाय है, इन द्वितीयक व्यवसाय में जितने भी कार्य होते हैं, जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती है, उन सब आर्थिक गतिविधियों को विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। विनिर्माण, निर्माण के साथ वि शब्द जोड़ा गया, विनिर्माण उद्योग। आइए सबसे पहले हम ये समझें कि विनिर्माण उद्योग कहते किसे हैं। प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त कच्ची सामग्री को, प्राथमिक स्तर की जितनी भी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं से जो कच्ची सामग्री मिलती है, जो भी सामान प्राप्त होता है, उसे शारीरिक या यांत्रिक शक्ति द्वारा, मनुष्य की मेहनत के द्वारा या मशीनों के द्वारा, पूर्व निर्धारित व नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा, जो भी क्रम उसका निर्धारित है, जो भी प्रक्रिया, जो भी प्रोसेस उसका निर्धारित है, उसके द्वारा किसी इच्छित रूप, आकार या विशेष गुणधर्म वाली वस्तुओं में बदलना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। एक ऐसा सेटअप जिसमें चाहे मनुष्य की मेहनत हो सकती है, परिश्रम, श्रम हो सकता है या मशीनरियों का उपयोग हो सकता है, उसके माध्यम से प्राथमिक स्तर की गतिविधियों से जो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं उनमें परिवर्तन किया जाता है और उनको विशेष रूप में ढाला जाता है, वही कहलाता है विनिर्माण उद्योग। और यहाँ
निर्माण उद्योग में प्रयोग किए गए पदार्थ, जितनी भी सामग्री निर्माण उद्योग में काम में ली जाती है, जो प्रकृति से प्राप्त होती है, प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त होती है, वो प्राकृतिक दशा में कच्चा माल कहलाती है। बार बार ये शब्द आएगा, कच्चा माल। कच्चा माल वो चीज होगी जो प्राथमिक गतिविधियों से हमें प्राप्त होती है द्वितीयक व्यवसाय के लिए या विनिर्माण उद्योग के लिए। हम इसे यूं समझें कि गुड़ और शक्कर बनाने के लिए हमें गन्ने की आवश्यकता होती है, तो जो गन्ना है वो कच्चा माल है। अर्थात शक्कर उद्योग के लिए, गुड़ उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होगा? गन्ना। तो ये कच्चा माल कहलाता है। अब देखिए इनका लाभ क्या है। ये जो द्वितीयक व्यवसाय या जो कहे विनिर्माण उद्योग है, उनका किसी देश में क्या लाभ है? तो इन उद्योगों के विकास से क्या क्या परिवर्तन होता है? देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है। किसी देश में जैसे जैसे विनिर्माण उद्योग डेवलप होंगे, श्रेष्ठ होंगे, अच्छे होंगे, उस देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती जाएगी। और जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो वह देश विकसित होता है। उस देश को विकसित देशों की श्रेणी में काउंट किया जाता है। और साथ ही औद्योगिक विकास उस देश की आर्थिक संपन्नता का मापदंड होता है। कौन सा देश आर्थिक रूप से सक्षम है, सुदृढ़ है, कौन सा देश आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, सुदृढ़ नहीं है, इसकी पहचान भी इन द्वितीयक व्यवसाय से या यूं कहे विनिर्माण उद्योग से या यूं कहे औद्योगिक विकास से ही पता लगती है। अर्थात जिस देश में औद्योगिक विकास अच्छा होगा, उस देश की आर्थिक संपन्नता भी अच्छी होगी, और जिस देश का औद्योगिक विकास कम होगा, वो देश आर्थिक संपन्न भी नहीं होता है। आइए इससे आगे बात करते हैं। आइए बात करते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए अवस्थिति, किसी भी उद्योग को लगाने के लिए जो जो महत्वपूर्ण कारक उस उद्योग की स्थिति को प्रभावित करेंगे, वो सारे के सारे उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कहलाएंगे। यानी किसी उद्योग को लगाने से पहले एक उद्योगपति को या एक व्यक्ति को कौन कौन से बिंदुओं के बारे में सोचना पड़ेगा, कौन कौन से विषयों पर दिमाग लगाना पड़ेगा, ये सारे के सारे जो बिंदु होंगे वो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कहलाएंगे। अर्थात ये सब वो पॉइंट है जो किसी उद्योग को लगाने से पहले इनकी पूर्व तैयारी उस व्यक्ति को करनी पड़ती है। आइए बात करें कौन कौन से पॉइंट है। कच्चा माल, उस उद्योग में कौन सा कच्चा माल लगता है उसके बारे में। शक्ति के संसाधन कैसे काम में लिए जाएं, परिवहन व संचार के साधन, बाजार, कुशल श्रमिक, पूंजी, जलापूर्ति, जलवायु, उच्च तकनीक, सरकारी नीतियां और अन्य कारक में सस्ती भूमि, राजनीतिक स्थिरता, बैंकिंग और बीमा सुविधा आदि। ये वो सारे पॉइंट हैं जो किसी उद्योग को लगाने से पहले एक व्यक्ति को तैयारी करनी पड़ेगी कि इन बिंदुओं पर उसका कैसा काम है, उसके बाद ही वो किसी उद्योग का सेटअप लगा पाता है। आइए एक एक करके सभी के ऊपर चर्चा करते हैं, एक एक बिंदु को समझते हैं। देखिए नंबर 1 है कच्चा माल। कच्चे माल को हम यूं समझ सकते हैं कि किसी भी उद्योग को लगाने के लिए अगर कच्चा माल सस्ता और आसानी से मिल रहा है तो वो उद्योग अच्छा संचालित होगा, अच्छा मुनाफा देगा। और अगर पर्याप्त मात्रा में और सस्ती दर पर कच्चा माल नहीं मिल रहा है तो फिर उस उद्योग को आगे संचालित करने में संकट का सामना करना पड़ सकता है। कई उद्योगों में कच्चा माल ऐसा होता है कि उस कच्चे माल का वजन बहुत भारी होता है, और कई उद्योगों में कच्चा माल ऐसा होता है जिसका वजन बहुत कम होता है। तो उद्योग ऐसे स्थान पर लगाया जाए जहां कच्चा माल आसानी से और शीघ्रता से पहुंच जाए, ताकि भारी अगर कच्चा माल है तो वो कम परिवहन लागत में आसानी से, कम किराया भाड़ा उसका लगे और वो सुलभता के साथ उस उद्योग तक पहुंच जाता हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर उस कच्चे माल को उस उद्योग तक पहुंचाने में जितना परिवहन की लागत आ जाती है, वो कच्चा माल उतना ही महंगा होता जाता है, और फिर जो उत्पादन होगा वो भी महंगा होगा। इसलिए अधिकांशतः जितने भी लौह इस्पात उद्योग हैं, उन उद्योगों को कोयले की खानों के पास, लोहे की खानों के पास
ऐसे स्थान पर लगाया जाता है जहां से आसानी से वो कच्चा माल पहुंच सकता हो। ठीक इसी प्रकार फल, सब्जी, मछली, दूध, इनके जो उद्योग हैं, ये सारे के सारे उत्पाद जो है वो शीघ्रता से खराब हो जाते हैं। तो इनको ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाता है जहां ये आसानी से मिल जाए और शीघ्र खराब नहीं हो। जब ये प्राप्त हो तो इनका उत्पादन करके और इनको आसानी से वापस बेच भी दिया जाए। इसके बाद नंबर 2 पर आता है शक्ति के संसाधन। शक्ति के संसाधन वो साधन होंगे जो किसी भी उद्योग को संचालित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। शक्ति के प्रमुख साधन में हम कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा, इनको शामिल करते हैं। तो ये शक्ति के संसाधन आसानी से उस उद्योग को मिले, इसलिए शक्ति के संसाधन जहां से प्राप्त होते हैं उद्योग को उनके निकट ही स्थापित किया जाता है। जैसे हम बात करें, भारत के प्रमुख लौह इस्पात केंद्र जितने भी हैं वो सारे दामोदर घाटी में झरिया और रानीगंज कोयला खानों के पास स्थित है, क्योंकि अधिकांशतः कोयला वहीं से इनको प्राप्त होता है। इसलिए इन उद्योगों को शक्ति के संसाधनों के पास स्थापित किया जाता है। नंबर 3 आता है परिवहन एवं संचार के साधन। किसी स्थान से उत्पादित वस्तुओं को आगे ले जाने के लिए और कच्चे माल को उस उद्योग तक लाने के लिए परिवहन की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। अगर वहां परिवहन के साधन और परिवहन के मार्गों का विकास अच्छा नहीं है तो फिर उस उद्योग को संचालित करने में कई समस्याएं आ जाती है। इसलिए उद्योग को संचालित करने से पहले परिवहन एवं संचार के साधनों की उपलब्धता भी देखी जाती है। इसके बाद बात आती है बाजार की। जब किसी वस्तु का उद्योग स्थापित किया जाता है तो उस वस्तु का बाजार भी उपलब्ध होना अति आवश्यक है। बाजार किसे कहेंगे? बाजार ऐसा क्षेत्र होगा जहां तैयार वस्तुओं की मांग और वहां के निवासियों की क्रय शक्ति भी अच्छी हो। यहाँ क्रय शक्ति का तात्पर्य है वहां रहने वाले लोग उस वस्तु को खरीदने की क्षमता रखते हैं, अर्थात ऐसा स्थान जहां पर उस उत्पादित वस्तुओं को खरीदने वाले लोग हों वो स्थान कहलाएगा बाजार। इसलिए बाजार होना अति आवश्यक है। किसी उद्योग में उत्पादन होगा, उस उत्पादन को खरीदने वाले लोग भी होने चाहिए। इसलिए उद्योग को स्थापित करने से पहले उस उद्योग में उत्पादित होने वाली वस्तु का बाजार भी वहां होना अति आवश्यक होता है। इसीलिए अधिकांशतः उद्योग जो है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं ताकि उन उद्योगों के लिए बाजार आसानी से मिल सकता हो। इसके बाद बात आती है कुशल श्रमिक की। देखिए, वैसे तो उद्योगों में सामान्यतः यंत्रों के माध्यम से संचालन होता है, लेकिन फिर भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता प्रत्येक उद्योग को पड़ती है। इसलिए जिस उद्योग को स्थापित किया जा रहा है उस उद्योग के संचालन में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद बात आती है पूंजी की। जब किसी उद्योग को स्थापित किया जाएगा तो उसकी स्थापना के लिए सबसे महती आवश्यकता होती है पूंजी की। बहुत ज्यादा मात्रा में धन चाहिए और वो धन ही कहलाता है पूंजी। तो किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए, उसे संचालित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी होना अति आवश्यक है। उसके बाद वहां लगाई गई मशीनरी, उसके बाद उसके उत्पादन में, वहां काम करने वाले मजदूरों को वेतन देने में ये पूंजी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए किसी भी उद्योग के संचालन में, किसी भी उद्योग की स्थापना में पूंजी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके बाद बात करें जलापूर्ति की। जलापूर्ति, जल की आपूर्ति। अनेक ऐसे उद्योग हैं जिनमें संचालन के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर हम बात करें चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग में बहुत सारे पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो उस उद्योग को ऐसे स्थान पर लगाया जाए जहां से पानी की उपलब्धता आसानी से हो सके। अर्थात चमड़े उद्योग के लिए, रंगाई छपाई उद्योग के लिए पानी की आवश्यकता अधिक पड़ती है। बिना पानी के इन उद्योगों का संचालन संभव नहीं होता। इसलिए चमड़ा उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग ऐसे उद्योग हैं जो किसी स्थान पर लगाए जाएंगे तो वहां पर पानी की आपूर्ति सबसे पहले देखी जाएगी। जहां पानी की उपलब्धता अच्छी है वहां उन उद्योगों को लगाया जाएगा। जहां पानी की उपलब्धता अच्छी नहीं है वहां उन उद्योगों को नहीं लगाया जाएगा। इसके बाद बात करें जलवायु। किसी स्थान की जलवायु
उस क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्योगों को प्रभावित करती है। अगर किसी स्थान की जलवायु अच्छी है तो वहां वो स्थापित होने वाले उद्योग भी अच्छे चलेंगे। जैसे हम बात करें मुंबई, जैसे हम बात करें कैलिफोर्निया, ये दोनों शहर ऐसे हैं जहां सिनेमा उद्योग बहुत अच्छा संचालित होता है। भारत की माया नगरी, फिल्म नगरी मुंबई कहलाती है। वहां सामान्यतः वर्ष भर आसमान साफ रहता है, इसलिए फिल्मों की शूटिंग के अकॉर्डिंग वहां का वातावरण अच्छा है। तो वहां पर फिल्म उद्योग बहुत अच्छा फैल रहा है। इसलिए किसी स्थान की जलवायु वहां के उद्योगों को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। इसके बाद बात करें उच्च तकनीक। वर्तमान युग विज्ञान का युग है। आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसी नई मशीनरियां खूब सारी आई हुई है जिनसे विभिन्न प्रकार के उत्पादन हो रहे हैं। तो ऐसी मशीनरियों की आवश्यकता भी किसी उद्योग को संचालित करने के लिए होती है, ताकि वहां का उत्पादन शीघ्र हो सके, अच्छा हो सके और बहुत ज्यादा मात्रा में हो सके। लेकिन यहाँ एक चीज और ध्यान रखी जाए कि उस उत्पादन बढ़ाने की होड़ में कहीं पर्यावरण दूषित तो नहीं हो रहा। तो ऐसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है जो पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं करे और उत्पादन भी अधिक बढ़ाए। तो ऐसी टेक्नोलॉजी उस उद्योग में लगाई जाए जिससे उत्पादन भी बढ़ता जाए और पर्यावरण दूषित भी नहीं हो। इसके बाद बात करें सरकारी नीतियां। सरकार के द्वारा बनाई गई जो नीतियां हैं वो नीतियां भी किसी उद्योग को संचालित करने के लिए, किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे हम बात करें, अगर सरकार किसी देश में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर देती है तो वहां पर विदेशी कंपनियां जो है वो अपने उद्योग नहीं लगा पाती। और ठीक इसके विपरीत बात करें, अगर सरकार टैक्स में छूट दे दे तो विदेशी कंपनियां भी उस देश में आकर अपने सेटअप, अपने उद्योग लगा सकती है। तो उद्योग ज्यादा लगेंगे तो उस क्षेत्र का, उस देश का भी अत्यधिक विकास हो पाता है। तो सरकार के द्वारा जो बनाई गई नीतियां होती है वो भी किसी उद्योग को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद अन्य कारकों के बारे में चर्चा करें तो सस्ती भूमि। उद्योग को स्थापित करने के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है। अगर कम मूल्य में वो भूमि आसानी से मिल जाए तो उद्योग आसानी से स्थापित हो सकता है। राजनीतिक स्थिरता, उस देश में सरकार की स्थिरता कैसी है। अगर राजनीतिक स्थिरता नहीं है, सरकार बार बार बदलती है, तो सरकार के द्वारा लगाए गए नियम भी बार बार बदलेंगे, जिससे उस उद्योग को संचालित करने में, उस उद्योग को स्थापित करने में बहुत सारे व्यवधान हो सकते हैं। इसलिए उस देश की राजनीतिक स्थिरता भी किसी उद्योग को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और बैंकिंग और बीमा सुविधा, किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए बैंक और बीमा की सुविधा अति आवश्यक होती है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा पैसा लगाकर कोई व्यक्ति उद्योग लगा रहा है तो उसको बैंक संबंधी क्रियाकलाप, साथ में उसको इंश्योरेंस संबंधी क्रियाकलाप भी चाहिए। तो अगर वहां बैंकिंग और बीमा फैसिलिटी अच्छी है तो उस उद्योग को स्थापित करने में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आता है। तो देखिए बच्चों, आज हमने द्वितीय व्यवसाय के सामान्य परिचय के बारे में बात की, विनिर्माण उद्योग के अर्थ के बारे में बात की और उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात की। आप इन सभी पॉइंट्स को अपनी कॉपी में लिखेंगे, अपनी कॉपी में इन टॉपिक्स के नोट्स बनाएंगे, पढ़ते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।